हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं हूं आपका बड़ा भाई अजीत लुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चों, कितना एक कल्चर बना लिया है कई सारे बच्चों ने ना कि डेली कुछ ना कुछ कठिन सवाल जरूर करते हैं। मतलब हमें एडवांस की तैयारी पहले दिन से करनी चाहिए, ना कि सिर्फ मेंस के बाद एक महीने में एडवांस की तैयारी करें। स्टार्टिंग से आप कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स, स्टार्टिंग से अगर आप कुछ कठिन सवाल करने की आदत करेंगे तो आपका हैबिट इंप्रूव होगी, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी और रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा। उसी उम्मीद से हमने ये चालू करी थी इरोडो की सीरीज, और बहुत खुशी के साथ मैं कह सक रहा हूँ, आप सबके कमेंट्स के द्वारा मुझे पता पड़ रहा है कि आपने इस सीरीज को रेगुलर हैबिट बना लिया है। हमेशा आप इस सीरीज से कुछ सवाल जो मैं लेके आता हूँ, जैसे आज मैं 4 सवाल लेके आया हूँ, 1.81, 1.82, 1.95 और 1.97, ये चारों सवाल आप आज करके सोओगे। ये उम्मीद के साथ चालू करते हैं। वाई शुड टॉपर्स हैव ऑल द फन? अच्छे सवाल सॉल्व करने का अधिकार सारे बच्चों को होना चाहिए। हर बच्चे को अच्छा कंटेंट का हकदार होना चाहिए। उसी के लिए ये इरोडो की सीरीज चालू की है। इस सीरीज का नाम है अजीत ऑन इरोडो, जीत ऑन इरोडो विद आपके प्यारे अजीत सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। यस, तो बच्चों सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दो, डबल डिस्काउंट चल रहा है अन अकेडमी पे। यस बच्चों, डबल डिस्काउंट का धमाका बहुत कम समय के लिए आया है, जल्दी से खत्म हो जाने वाला है। तो आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे थे तो अभी इज द राइट टाइम टू लेने का, क्योंकि प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है यूजिंग कोड 8024। इस कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं आपको पर्सनली भी मेंटर करता हूं और साथ ही साथ आपको बेस्ट डिस्काउंट भी मिलता है। तो डेफिनेटली आप सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कीजिए। अनसेट के लिए रजिस्टर नहीं किया तो डेफिनेटली अनसेट के लिए रजिस्टर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यूज करें कोड AT24। आओ चलो, और बच्चों आपके लिए एक बहुत अच्छा और धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है अकेडमी, कंपीट नाम से। तो जल्दी से स्टे ट्यून रहिए, आपके सामने आने वाला है धमाकेदार एकदम लॉन्चिंग। आ जाइए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल आज की क्लास का, 1.8 सवाल। 1.81, प्रिज्म वन ऑफ मास m1। ये देखो एक प्रिज्म है, मूवेबल वेज का सवाल है, एंड विथ एंगल अल्फा, डायग्राम गिवन है, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है बच्चे, स्मूथ सरफेस है। बार 2 ऑफ मास m2 is placed on the prism, assuming the friction to be negligible, find the acceleration of the prism। बच्चों कितना इंटरेस्टिंग सवाल है ये, आप देखो सोचो, ये सवाल सब कुछ स्मूथ है, ठीक है, होगा क्या, ये ग्रेविटी ना m2 को नीचे खींचेगी, तो m2 स्लाइड करते हुए नीचे आए। बट क्योंकि जमीन भी फ्रिक्शन लेस है, जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो वेज है मूवेबल है, फिक्स भी नहीं है, तो ये पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो जमीन फ्रिक्शनलेस है, ये m1 पीछे की तरफ जा रहा होगा, m2 ऐसे स्लाइड कर रहा होगा। तो ये है बेटा अभी का सिचुएशन। आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रिज्म बताइए। तो एक बार थोड़ा सा ना विजुअलाइजेशन हो जाए, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझे कि सवाल में हो क्या रहा है। तो होगा क्या बेटा, ये जो प्रिज्म है, ये जो वेज है मूवेबल वेज, ये पीछे की तरफ ऐसे खचाक जा रहा होगा। इसका मैं एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेता हूं a1। अब जो स्मॉल m2 है, स्मॉल m2 कैसे जा रहा होगा, देखो ये चीज समझना जरूरी है। ये चीज आपको एडवांस का कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं। विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं प्रिज्म देखूं या फिर m1 के रिस्पेक्ट में देखूं, मतलब आप सोचो आप प्रिज्म पे बैठ गए, आराम से बैठ गए, तो प्रिज्म रुका हुआ है, ठीक है, तो m2 डब्बा किधर जा रहा होगा, m2 डब्बा किधर जा रहा होगा, m2 डब्बा इस तरफ जा रहा होगा। ये एक्सीलरेशन क्या होगा, तो इसका एक्सीलरेशन अलग होगा इसके एक्सीलरेशन से, क्योंकि कोई रस्सी वस्सी का कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए इसका हम a2 मान देते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू m1, m1 के रिस्पेक्ट में ये m2 नीचे गिर रहा हो। जैसे सोचो
आपका एग्जाम्पल ले लें, आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप एक टेबल पे खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए आप टेबल पे खड़े, ठीक है, तो टेबल पे बैठे थे, सोच लीजिए टेबल पे आप बैठे, या आपके कमरे में आप बैठे, ठीक है, समझ गए। आप जिस घर में हैं उसी घर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप एक घर में, ठीक है, और ये रहे आप, ठीक है। मान लीजिए आप एक घर में, आपका घर है और आप घर में हैं, और आप इस तरफ चलने लगे, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे मैं हूं, मैं इस तरफ चल रहा हूं, तो आप लोगों के रिस्पेक्ट में, इस घर के रिस्पेक्ट में, इस बच्चे का मोशन है इस तरफ। अब सोचो साथ ही साथ ये डब्बा भी ऊपर जाने लगे, तो साथ ही साथ जिस जमीन पे आप खड़े हो वो जमीन ही उठ के ऊपर जाने लगे, तो जैसे हनुमान जी ने एकदम पहाड़ उठा के चले गए, तो हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, आपका घर उठा लिया, सोचो घर ऊपर जाने लगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू घर तो आप आगे ही जा रहे थे, लेकिन ग्राउंड से देखने पे आपकी डबल डबल मोशन हो गए, एक आगे जाने वाला और एक ऊपर जाने वाला। नेट में ये भाई साहब इधर भी जा रहे, इधर भी जा रहे, समझे। उसी तरीके से इस पे आ जाओ, ये विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म तो इंक्लाइन के अलोंग नीचे आ रहा होगा, लेकिन जिस जमीन पे ये रखा है वो जमीन ही खुद खिसक रही है, जिस जमीन पे ये रखा है वो जमीन ही खुद आगे जा रही है। यानी अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूं तो बताओ तो प्यारे बच्चों, ठीक है, स्मॉल m2 का क्या होगा, नीचे तो आ ही रहे थे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ रहे थे, लेकिन ये जो है ना जमीन, ये पीछे जा रही थी, तो इस पे पीछे जाने का भी एक मोशन था, तो इस तरफ है a1, यस, दिस इज द रियलिटी। m2 डब्बे पे इस तरफ भी एक एक्सेलरेशन होगा ये वाला, और इस तरफ भी एक्सेलरेशन, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट हो, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वेज देखेंगे तो आपका m2 का एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सीख मिली। फिर कहानी को आगे बढ़ाते, अब हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की। तो इंक्लाइन वाले डब्बे का mg sin थीटा, mg cos थीटा नॉर्मल, ये हमें पता होता है, और हम बात करेंगे इस m1 के FBD की। तो हमने पिछले एरोडो वीडियो में भी ऐसा सवाल किया था, नहीं देखा आपने तो देखिएगा, वहां से मैं डायरेक्ट आपके साथ देखता हूँ। m1 पे m1g नीचे, जमीन का नॉर्मल ऊपर, और इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है वो m1 पे इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। ये m1 का FBD है, ये m2 का FBD, और इसका एक्सीलरेशन होगा इस तरफ। बड़ा आसानी से कर लिया है ना। चलो आगे चलते। अब यहाँ पे एक दो चीजें जो मैं आपको याद करा दूं, आपको हमेशा बताइए, पिछली बार भी बताई थी, अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से अल्फा बनाता है तो नॉर्मल वर्टिकल से एंगल अल्फा बनाता है। ये डायग्राम आपको ध्यान होना चाहिए। अब इससे मुझे पता है कि नॉर्मल तो y एक्सिस से अल्फा बना रहा है, तो नॉर्मल जो है वो y एक्सिस से अल्फा बना रहा है। अब ये पिछले केस में भी किया था, पिछले एरोडो की वीडियो में। इसका x कंपोनेंट क्या होगा बेटा, इसका x कंपोनेंट देखो, y कंपोनेंट n cos अल्फा हो जाएगा, x कंपोनेंट प्यारे बच्चों n sin अल्फा हो जाएगा, एक्सीलरेशन a1, और यहां से हमारी एक छोटी सी इक्वेशन आ गई, n1 sin अल्फा इक्वल टू m1 a1। ये आपको मिल चुका है। अब देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये डायग्राम आपने बना लिया, लेकिन ना यहाँ पे एक चीज समझनी होती है हमें, एक थॉट प्रोसेस दे रहे, एक अप्रोच दे रहे, कि जब आप जिस जमीन पे बैठे हो वो जमीन ही चल निकले, जब आप जिस वेज पे बैठे हो वो वेज ही चल निकले, तो फिर इस डब्बे का FBD ना विथ रिस्पेक्ट टू वेज बनाना चाहिए। हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू वेज बनाना चाहिए, हमेशा आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू वेज बनाना चाहिए। यानी एक्सिलरेटेड फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप बना रहे हो तो एक आपको सूडो फोर्स भी लगाना चाहिए, इससे आपका काम आसान हो जाए। आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी खेल सकते थे, लेकिन आप हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू वेज खेला करो, ठीक है। तो अगर आप जिस जमीन पे बैठे हो वही जमीन चलने लगे तो उसी जमीन के रिस्पेक्ट में बनाओगे आपका डायग्राम FBD, समझ गए। अगर आप जिस पे बैठे हो वही चल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हमेशा बनाओगे, विथ रिस्पेक्ट टू वेज इसका FBD बनाओ, तो इस पे लगेगा एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर लगता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन के अपोजिट, एक्सीलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स इधर,
कितना, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास डब्बे का और एक्सीलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये हो गया बेटा आपका सूडो फोर्स। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं साइड में, सूडो फोर्स। अब देखो ध्यान से एंगल भी देख लेते हैं हम एक बार। ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, ये देखो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब देखिए इसका एफबीडी के कंपोनेंट ले, सूडो फोर्स के भी कंपोनेंट ले लो बच्चों। तो देखो नॉर्मल इस तरफ, m2 a1 साइन अल्फा इस तरफ, यहाँ पे आ जाएगा m2g cos अल्फा, और ये हो जाएगा m2 a1 cos अल्फा, और यहाँ पे m2g sin अल्फा। तो था ही प्यारे बच्चों, है ना। और इस तरफ इसका एक्सीलरेशन होगा a2। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो m2 a1 cos अल्फा प्लस m2g sin अल्फा इक्वल टू m2 a2, एक इक्वेशन आपके सामने, और इस डायरेक्शन में बैलेंस कर दो विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो नॉर्मल प्लस m2 a1 sin अल्फा इक्वल टू m2g cos अल्फा। ये आपके सामने एक और इक्वेशन आ गई। तो इससे आप सॉल्व करके सारी चीजें निकाल सकते थे। अब हमसे पूछा क्या प्यारे बच्चों, इसमें आपसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म, तो बेटा आपको a1 निकालना है, a1। तो a1 यहां से आ जाएगा, देखो करेक्ट। अब यहाँ पे नॉर्मल को गायब करना पड़ेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू यहां से ले लेता हूँ, इस इक्वेशन को इसमें डाल के सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। देखो करते, तो थर्ड इक्वेशन से करते, फ्रॉम इक्वेशन 3 नॉर्मल रिएक्शन देखो डायरेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, m2g cos अल्फा माइनस m2a1 sin अल्फा, ये आ गया नॉर्मल। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी प्यारे बच्चों, n sin अल्फा इक्वल टू m1a1, m1a1 नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो m2g cos अल्फा माइनस m2a1 sin अल्फा इंटू sin अल्फा इक्वल टू m1a1, हो गया खत्म। देखो ये sin अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो m2g cos sin आ जाएगा, माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, m2a1 साइन स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू m1a1। अब इसको उधर भेज दो प्यारे बच्चों, तो m2g cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब a1 कॉमन ले लेना, तो यहाँ से एक m1 बचेगा, यहाँ से एक साइन स्क्वायर अल्फा इंटू m2 बचेगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपको सॉल्व करके a1 का आंसर मिल जाएगा। समझ गए बच्चों, देन कोई दिक्कत, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन एकदम मजेदार एक और चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, एक बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आप सोचोगे कि कैसे सोच डेवलप की जा रही है, कैसे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट इसमें लगाया जा रहा है। एनएलएम का सवाल है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, देखो ध्यान से मजा आएगा। तो ये तो हम सीख चुके थे कि इस पे नॉर्मल इधर है, ये एंगल अल्फा है, तो इसका x कंपोनेंट है n sin अल्फा इक्वल टू m1a1। ये हमारी पहली इक्वेशन तो थी। अब यहाँ पे एक देखो बढ़िया मजेदार चीज सोचो, ठीक है, मजा आएगा आपको, सोचोगे आपकी यार कैसे नई नई चीजें रिलेट कर रहे हैं। आओ, इस पूरे सेटअप पे एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स प्यारे बच्चों इन x डायरेक्शन कितना है, 0 है। अब देखो पूरे सेटअप पे x एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यस, अब अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूं, तो अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था कि ये भाई साहब इधर जा रहे हैं a1 से, और ये भाई साहब इनका देखो, तो ये a2 ये a1, ये था इसका एक्सेलरेशन, और ये है अल्फा एंगल। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो m2 का एक्सेलरेशन, x का एक्सेलरेशन देखना है, a2 cos अल्फा इधर है, और a1 इसका अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट होगा,
ये m2 का नेट एक्सेलरेशन मान सकता हूँ। इस पे अगर आ जाए तो इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ a1, समझे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये नई चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये m1 a1 उधर से जा रहा है, m2 और a2 उधर से, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है ना, तो जितना m1 a1 उधर उतना m2 a2 इधर, यानी ये बैलेंस करना था। तो m1 a1 इक्वल टू m2 a2 cos अल्फा माइनस a1, ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन भी बना सकते थे, एक्स्ट्रा इक्वेशन। समझे क्या बच्चा लोग? बताओ तो जल्दी से। तो ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन भी बना सकते थे। इस इक्वेशन से आपको एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है, और हमारी एक और इक्वेशन आई थी, ये वाली देखो, ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन को उठा लेते, तो वहां से हमारी इक्वेशन आई थी m2g sin अल्फा प्लस m2a1 cos अल्फा इक्वल टू m2a2। ठीक है, ये एक इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में a2 की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख देना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, a2 की वैल्यू यहां से निकाल लेना और यहां रख देना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा, है ना, m1 a1 इक्वल टू m2 a2 cos अल्फा माइनस a1। a2 की वैल्यू देखो, आप इधर उधर ले जाओ, आपको ऐसा मिलेगा, देखो बच्चों, आपको m2 cos ऐसा मिलेगा a2। फिर a2 की वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व करके a1 आ जाएगा, सॉल्व एंड फाइंड a1, सेम आएगा जो पहले आया। दूसरा तरीका सिखाया मैंने, वो भी इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाना सिखाई आप लोगों को। a1 और a2 में कोई रिश्ता पूछेगा तो इस तरीके से वो रिश्ता आएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिली, वापस से इसको रिवाइज कीजिएगा। डेफिनेटली दो तरीके सिखाया आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये सवाल वही है, पिछला वाला सवाल, सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ स्मूथ है, ठीक है। तो ये डब्बा नीचे आएगा, ये वेज पीछे आएगा, इसका मास स्मॉल है, इसका मास कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे एक रस्सी कनेक्ट कर दी। रस्सी कनेक्ट करने से क्या हुआ, एक छोटा सा कनेक्शन और एक्स्ट्रा बैठ गया है, कंस्ट्रेंट रिलेशन एक्स्ट्रा बैठ चुका है, वो सोचना था। पूछा क्या है, फ्रिक्शन कहीं नहीं, एक्सीलरेशन ऑफ द वेज बताइए। 1.82 सवाल है, देखिए ध्यान से, मजा आएगा ये सवाल करके, ठीक है। तो यहाँ पे वही खिलाड़ी है, ये नीचे भी आ रहा होगा, आगे भी जा रहा होगा, समझ गए, पिछले सवाल की तरफ, और ये जो है ये पीछे जा रहा होगा। अब ध्यान से देखो, एक बढ़िया सोच मैं आपको देने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा, देखोगे आप समझोगे कि कितनी इंटरेस्टिंग सोच दी गई है आपको। देखो जरा, ठीक है, आ जाओ। तो वो सोच है कुछ इस तरीके से, रस्सी के बांध देने से ऐसा क्या हो गया, रस्सी के बांध देने से ऐसा क्या हो गया, रस्सी के बांध देने से ऐसा क्या हो गया, एक्सीलरेशन का रिश्ता क्या हो गया, आओ देखो। तो इसका एक्सीलरेशन तो मैं ए ही मान लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बार पिछले वाले सवाल को फिर से बता दूं मैं। पिछले वाले सवाल में मैंने इसका a1 माना था और इसका नीचे की तरफ a2 माना था, ठीक है, a1 a2 अलग अलग थे। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो एक नई चीज सिखा रहे, समझिएगा। यस, ये स्मॉल एम है, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। अब इसका नीचे की तरफ एक्सीलरेशन रस्सी से तार कनेक्टेड है और रस्सी इससे भी कनेक्टेड है, यानी इसके एक्सीलरेशन और इसके एक्सीलरेशन में कुछ तो रिश्ता होने वाला है। एक बढ़िया थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, एकदम जोरदार क्लियर होने वाला है। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू वेज बात करूं तो वेज तो भैया रेस्ट पे कहलाएगा, समझ गए। देखो, अगर आप अपने ना मोशन आगे बढ़ा रहे हो, दीवार के पास लेके जाते हो, ठीक है, तो अगर मैं कार के रिस्पेक्ट में बात करूं, सोचो कार दीवार के पास जा रही है, लेकिन कार के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कार में बैठे इंसान को लगेगा कि दीवार मेरे पास आ रही, समझ गए। जैसे हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन जा रही है आगे, तो बाहर देखते तो लगता है पेड़ पीछे जा रहा है, अपन रेस्ट पे। वैसे ही इस वेज को क्या दिखेगा, इस वेज को दिखेगा कि ये वाली दीवार पास आ रही, कितने एक्सीलरेशन से,
जितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था इसके रिस्पेक्ट में दीवार पास आ रही होगी ए एक्सेलरेशन से। अब रस्सी हर वक्त टाइट है प्यारे बच्चों, रस्सी अगर हर वक्त टाइट है तो ध्यान से समझेंगे, अगर रस्सी ए से आगे आई तो डब्बा कितने से खींचेगा नीचे, ए से, खत्म कहानी। तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज ये जो डब्बा है ए से ही नीचे जाएगा, यानी रस्सी बांध देने से इसका ए और इसका ए अलोंग द इंक्लाइन सेम हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये आप समझ गए तो बढ़िया, मजा आ गया। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू वेज है, ठीक है, इसका एक्सीलरेशन और वेज का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ए। आप कंस्ट्रेंट रिलेशन भी कर सकते हो बेटा, वर्क डन बाय टेंशन जीरो करोगे तो भी सेम मिलेगा। बट ये कितनी अच्छी सोच थी, वेज पे बैठ जाओ तो दीवार ए से आती हुई दिखेगी, तो पूरी रस्सी है तो वो टाइट होनी चाहिए, अगर ए से ढील दे रही है तो उसको ए से खींचना पड़ेगा, स्लैग और इलोंगेशन बराबर। अब इसी डब्बे का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मोशन देखें तो आपको ये दोनों एक्सीलरेशन इस पे जोड़ने दिखाने पड़ेंगे। तो डब्बे का नेट एक्सीलरेशन ये है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वेज ये है। अब हम बात करेंगे एफबीटी की। तो आपको सिखाया ना मैंने डब्बे का एफबीटी कैसे बनाना है प्यारे बच्चों, डब्बे का एफबीटी बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। तो आप स्मॉल एम का एफबीटी ये तो बनाते ही हो, एम जी साइन अल्फा, एम जी कॉस अल्फा, नॉर्मल रिएक्शन, ये तो है नॉर्मल सी कहानी जो हमेशा होती है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वेज जब आप लगाओगे तो आपको लगाना पड़ेगा एक सूडो फोर्स जो कि आ जाएगा इस तरफ m इंटू ए, और हमने देखा था ये वाला एंगल था अल्फा। अब इसके कंपोनेंट्स में आपको ले रहा हूं तो वो आ जाएंगे इस तरफ नॉर्मल, इस तरफ एम ए साइन अल्फा, इस तरफ एम ए कॉस अल्फा, और एम जी साइन अल्फा तो था ही, और इस तरफ है एम जी कॉस अल्फा, है ना। और डब्बे का एक्सीलरेशन है इस तरफ ए। तो ये वाली इक्वेशन क्या आ गई प्यारे बच्चों, एम ए कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम इंटू ए। सर एक चीज भूल गए ना, ये रस्सी भी तो है प्यारे बच्चों इस बार, तो इसमें टेंशन भी तो आएगा इस बार, तो ये टेंशन भी तो है, तो ये टेंशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चा लोग, तो इसीलिए माइनस टेंशन इक्वल टू एम ए। अब ये इक्वेशन सही है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, और ये दोनों बैलेंस, तो नॉर्मल प्लस एम ए साइन अल्फा इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, इसको बैलेंस करेंगे, इक्वेशन 2 आ गई, समझ गए। ये हो गई डब्बे की कहानी। अब बात करेंगे वेज की कहानी की। वेज पे ध्यान से देखो तो एक पुली है, इधर एक रस्सी है, इधर एक रस्सी, ये वेज का एफबीडी है। तो ये जो पुली है ये वेज पे ही अटैच्ड है, जैसे आपका कान है, आपका कान आपकी बॉडी से अटैच्ड है, अगर आपके कान को खींचोगे तो वही फोर्स आपकी बॉडी पे भी तो लगेगा, वैसे ही इस पुली पे जो फोर्स है वही फोर्स इस एम पे भी तो लगेगा। तो यानी जब आप एम का एफबीडी बनाते हो तो इस पुली का जो टेंशन है वो एज इट इज इस एम पे भी लगता है, और बाकी तो कहानी है ही, ठीक है। नॉर्मल ग्राउंड एम जी, और ये डब्बे के नॉर्मल भी है तो नॉर्मल बाय ब्लॉक। तो इसका एफबीडी क्या हो गया, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना था। एम जी नीचे, नॉर्मल इधर, और ये नॉर्मल ग्राउंड का, ये एंगल अल्फा, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इसका एफबीडी कैसे बनाएंगे। तो इस पे दो टेंशन है, क्योंकि पुली पे अगर आप देखोगे तो एक रस्सी का टेंशन इस तरफ है, एक रस्सी का टेंशन इधर, और पुली इसी का हिस्सा है, तो जो पुली पे टेंशन वही डब्बे पे टेंशन, ये इसका सही एफबीडी था। अगर मैं एक्स एक्सिस में सारे फोर्सेस के कंपोनेंट ले लूं तो देखिए एक टेंशन, एक नॉर्मल का एन साइन अल्फा, और एक टेंशन का इधर टी कॉस, कैपिटल एम मास है, ए एक्सीलरेशन है, तो टी प्लस एन साइन अल्फा माइनस टी कॉस अल्फा इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है।
तीन वेरिएबल है, टेंशन, नॉर्मल और ए, और आपकी तीन इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। आ जाओ, मैं सॉल्व करना भी आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने नॉर्मल की इक्वेशन ले ली, नॉर्मल की वैल्यू आ गई सॉल्व करके, एम जी कॉस अल्फा माइनस एम ए साइन अल्फा, ये मुझे नॉर्मल मिल चुका है फ्रॉम इक्वेशन 2। फिर कहानी को आगे बढ़ाते जल्दी से। ऊपर देखो क्या है, टेंशन, ये वाली इक्वेशन काम की लग रही है, इसको उठा लेते। तो यहाँ पे है एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा माइनस टेंशन इक्वल टू एम ए कॉस अल्फा था, सॉरी, एम ए कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस एम जी साइन अल्फा माइनस टेंशन इक्वल टू एम ए। ये वाली हमारी इक्वेशन हमने लिख दी। ये वाली इक्वेशन इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो यहाँ पे है टी, इससे कॉमन ले लेते हैं टी, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस एन साइन अल्फा इक्वल टू कैपिटल एम ए। अब देखो टी को अकेला कर दोगे तो ये माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ रख देना। तो ये देखो 1 माइनस कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये आपका सेटअप बन रहा है। समझे प्यारे बच्चों? अब देखो ध्यान से, नॉर्मल की वैल्यू रख दी, तो नॉर्मल की वैल्यू रख के, ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, गेम समाप्त। ये देखो, आपने देखा ना क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि यहाँ पे टी है और यहाँ पे माइनस टी, तो ये माइनस टी ये प्लस टी ऐड होके कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ टी प्लस नॉर्मल की वैल्यू उठा लो पूरी सी, एम जी कॉस अल्फा माइनस एम ए साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू साइन अल्फा भी ऊपर, इंटू साइन अल्फा इक्वल टू कैपिटल एम ए अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे टेंशन कट जाएगा। मिलेगा क्या, देखो एम ए कॉस प्लस एम जी साइन प्लस एम जी कॉस माइनस एम ए साइन इंटू साइन अपॉन 1 माइनस कॉस। तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन तो यहाँ पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल। इन दोनों को यहाँ पे ऐड कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके बच्चों फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल आंसर आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। फाइनल आंसर बचेगा बेटा m2g साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, अच्छा, स्मॉल एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम 1 माइनस कॉस अल्फा। ये फाइनल एक्सेलरेशन मिलेगा इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके एलसीएम लेके। तो जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिली हमें, ठीक है, कि यहाँ पे एफबीडी में गलती करते हैं वो नहीं करनी है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, ये देखिए कितना आसान सवाल है, आपको महसूस होगा 1.95 कितना आसान सवाल है, बेसिक सवाल है, लेकिन इरोडो में है और हम आसानी से चुटकियों बजा के खेल खत्म करेंगे। एक्स दिया था बेटा ए साइन ओमेगा टी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया था बेटा बी कॉस ओमेगा टी। आपसे पूछ रहा है फोर्स बताइए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए जो पार्टिकल पे लग रहा है, बस खत्म। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस को डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार तो एक्स का एक्सेलरेशन आएगा, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार तो वाई का एक्सेलरेशन आएगा। हो गया खेल खत्म। पहले मैं थोड़ा सा चेन रूल आपको सिखा देता हूँ। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों कॉस थीटा, समझ गए, ठीक है। अब लेकिन अगर साइन ऑफ 5 थीटा हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा चेन रूल से, याद है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, चेन रूल लगाने आना चाहिए। चेन रूल क्या बोलता है, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, कॉस बाहर वाले का कर दिया, अंदर वाले को छेड़ना नहीं। फिर इनटू करना है, इनटू मल्टीप्लाई करना है, इनटू 5, तो ये हो गया 5 कॉस 5 थीटा
ऐसे इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो 5 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थीटा का 1 5 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। ये चेन रूल आपको आना चाहिए। तो साइन 5 थीटा का डिफरेंशिएशन है cos 5 थीटा इंटू 5 यानी 5 cos थीटा, वही यहाँ पे लागू होगा। x का डिफरेंशिएशन करोगे प्यारे बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आएगी कांस्टेंट एज इट इज, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो v यहाँ से क्या मिला, a ओमेगा cos ओमेगा टी। फिर से डिफरेंशिएट किया जाए तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, a ओमेगा एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, ओमेगा आ जाएगा, ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन, वाई एक्सिस की वेलोसिटी देखो आ जाएगी, सिंपल चेन रूल लगा के इनटू ओमेगा जरूर कीजिए, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ वाई आपको देखो क्या मिलेगा, माइनस बी ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन आपको एक बार और चेन रूल लगेगा तो एक और ओमेगा आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन आ गया बच्चे, वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन का आपके पास वेक्टर आ चुका है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, देखो जरा साइन में है ना, साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये जे कैप में था बेटा, ये ए कैप हो गया, फोर्स आ गया। देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, खेल खत्म हो चुका है। एम, एक काम करो बच्चे माइनस कॉमन ले लो, एक काम करो बेटा ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप, हो गया खेल खत्म। ये है आपका फोर्स का वेक्टर, शानदार। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक है। अब एक चीज और देखो, जो इसका सॉल्यूशन मेंशन्ड है ना, उसमें आंसर क्या दिया है एरोडोम ने, ये देखोगे ना आप, ए साइन थीटा एक्स है और बी कॉस थीटा वाई, तो अगर आप देखो तो ये एक्स आ रहा है और ये वाई आ रहा है, तो फोर्स का वेक्टर इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता था, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, और फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मेट से भी बताया जा सकता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इरोडो में पीछे ये दिया है और ये भी अपने आप में बिल्कुल सही जवाब है, तो आपको ये आ गया बड़ी आसानी से। देखा आपने, वेरिएबल बस दे देता है, ठीक है। सिंपल चीज होती है, वेरिएबल में करके डर लगता है। आज 1.97 वाला सवाल कर रहे हैं, सवाल जल्दी से पढ़ लो फटाफट, क्या कह रहा है देखो ये सवाल, ये सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है टाइम जीरो पे स्टेशनरी पार्टिकल है एम मास का, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहा है टाइम डिपेंडेंट फोर्स। देखो ये ना जानबूझ के यहाँ पे ए लिखता है जानबूझ के ये ए लिखता है, देखो यहाँ पे गलती क्या करते बच्चे, ठीक है, फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, और वो समझते कि ये एक्सीलरेशन ये ए से में कट कर देते हैं, ये गलती करवाने के लिए ऐसा दिया जा रहा है, लेकिन अपन तो अब सीख गए हैं ऐसी गलती नहीं करेंगे ठीक है। तो आपको ये ए अलग कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन अलग है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते, टाउ भी एक कांस्टेंट, ये चाहता तो टाउ नंबर दे सकता था, बट ये नहीं चाहता है नंबर देना तो ये आपको सिर्फ वेरिएबल में सारी कहानियां करा रहा है। देखो बड़ी आसानी से हो जाएगा, वेरिएबल फोर्स है, इस पे फोर्स एक लग रहा है ए टी इंटू टाउ माइनस टी, टी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा ए टी इंटू टाउ माइनस टी स्क्वायर। टाउ कांस्टेंट नंबर है, जैसे 5 हो सकता था, 6 हो सकता था। अगर आपको ना कांस्टेंट चाहिए, नंबर चाहिए, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते थे कि 5t 6 माइनस टी, ऐसा फोर्स। कभी भी आपको नंबर की जरूरत लेना, आप कांस्टेंट में नंबर मन से मान सकते हो,
और थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील होने लग जाओगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। और जब भी एक्सप्रेशन होता है टाइम का, हम सबको पता है कि हमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसमें लगने वाला है। जब भी आपको टाइम का एक्सप्रेशन दिखता है, आपको पहले से ही दिमाग में घंटी बज जाती है कि इस सवाल में तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसा है, बट ये ऐसा है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, मोमेंटम बताओ व्हेन फोर्स डिसकंटिन्यू हो चुका है। फोर्स डिसकंटिन्यू का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है। फोर्स डिसकंटिन्यू मतलब एक समय पे फोर्स जीरो होने वाला है। ठीक है, तो फोर्स जीरो तक आप मोमेंटम बताइए। ठीक है, सबसे पहले फोर्स जीरो की वैल्यू निकाल लेते, कब होगा फोर्स जीरो, तो ए टी टाउ माइनस टी स्क्वायर जब जीरो हो, तो टी टाउ इक्वल टू टी स्क्वायर हो, तो टी इक्वल टू टाउ। तो बेसिकली आपसे पहला सवाल क्या था, पहला सवाल है फाइंड मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल है पी और इसकी वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू टाउ। ठीक है, आ जाओ करते। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूँ कि ut प्लस हाफ इट स्क्वायर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फोर्स जो है वेरिएबल है, इसका जो एक्सेलरेशन है वेरिएबल है। वेरिएबल एक्सेलरेशन में हम करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो आ जाओ, फोर्स को अगर मैं मास से डिवाइड करूं तो एक्सेलरेशन देखो आपको मिल जाएगा ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें पता होता है बच्चों, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन समय के साथ देता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। इनिशियल स्पीड क्या दी है प्यारे बच्चों, लिखा है क्या, स्टेशनरी था तो इनिशियल स्पीड जीरो है, तो ये इनिशियल स्पीड जीरो है। ये v फाइनल निकालना है और ये टाइम को टाउ रखना, अभी कर लेते हैं। तो a अपॉन एम इंटीग्रेशन टी टाउ माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया, बस सही है। इसमें लिमिट्स, इनिशियल टाइम तो जीरो था, फाइनल टाइम को टाउ रख दो। इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे तो आपको v मिल जाएगा। v मिल गया तो मास से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम आ जाएगा। आओ कर लेते हैं इसको। तो इसको देखो अभी करता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी टाउ माइनस टी स्क्वायर डी टी। ताऊ तो बच्चे कांस्टेंट है, ताऊ जी को वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है। तो ये टाउ को टाउ लीजिए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री, हो गया v जीरो से टाउ। ठीक है, अब लिमिट्स लगाएंगे ना तो टाउ रखना पड़ेगा, तो टाउ इंटू टाउ स्क्वायर टाउ क्यूब बाई टू माइनस टाउ क्यूब बाई थ्री, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 6। तो 3 इधर माइनस टू, 3 माइनस टू 1, तो ये बचेगा, ये आ गई आपके पास वेलोसिटी जब फोर्स जीरो है था। और मोमेंटम पूछ रहा था तो एम वी कर दोगे तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ गया आपके सामने आंसर। और यही है आंसर पहले पार्ट का, खत्म, बस शानदार। चल आगे चलते, फिर अगली कहानी क्या है देखो। ठीक है, अगली कहानी आपके सामने कुछ ऐसी है। ठीक है, अगली कहानी है डिस्टेंस कवर्ड, बताइए। देखो, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वही डिस्टेंस हो जाए। तो आइए खेल खत्म करते हैं इसका भी। एक्सीलरेशन था क्या बेटा, आपका एक्सीलरेशन था, ठीक है, जल्दी से मैं लिख देता हूँ a बाय एम टी टाउ माइनस टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी आई, ठीक है, टी स्क्वायर बाई टू टाउ माइनस टी क्यूब बाई थ्री। इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तब जाके डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये सोच रहा था। ये डिस्प्लेसमेंट आए। आओ इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो a बाय एम, ठीक है, इंटीग्रेशन में टाउ बाई टू कॉन्स्टेंट है बच्चे, उसको नहीं करना है, टी स्क्वायर माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है टी क्यूब, ये रहा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो ध्यान से समझना, हमको देखते से पता होना चाहिए कि t का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई थ्री, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 4/4। इसे आसानी से देखो हो रहा है,
देखो a बाय एम टी बाई टाउ बाई टू तो सेम है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया टी की पावर फोर बाई फोर। आप एलसीएम ले लीजिए, याद रखिए लिमिट्स क्या थी, जीरो से टाउ। ठीक है, तो डायरेक्ट टाइम की जगह टाउ रख दूं तो आपको क्या मिलेगा, टाउ फोर अपॉन सिक्स माइनस टाउ फोर अपॉन 12। एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यही है आपका फाइनल आंसर। खत्म सवाल। समझ गए प्यारे बच्चों? यस। तो बड़ा मजा आया आज। हमने देखा कैसे काफी आसान भी हो सकता है इरोडो। ये था बड़ा आसान सवाल। और आसान पता है कब हो जाता, जब ये नंबर में दे देता। नंबर में देता तो डायरेक्ट कर लेते एकदम चुटकियों में। बस होता क्या है, ये वेरिएबल हर बार दे देता है, हर कांस्टेंट को एक वेरिएबल दे देता है, तो बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगते हैं सवाल। तो बच्चों इरोडो इतनी खतरनाक भी नहीं है जिसका उसका हवा बना रहता है। कुछ सवाल बहुत जबरदस्त है। तो 1.81 और 1.82 के जो आज सवाल किए हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। इससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली एनएलएम की। ये वाले मोशंस के बारे में हमने बहुत जानकारी सीखी और हमने दोनों तरीकों से इस सवाल को करना सीखा, दोनों तरीके सीखना। और इसमें भी हमने नई चीज सीखी कि इन दोनों का एक्सीलरेशन था, उसका मैग्नीट्यूड सेम आ गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने सॉल्व करके इसका आंसर निकाला। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके आंसर जरूर मैच कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं जल्दी अगले सेशन के साथ, धमाकेदार सेशन के साथ। सॉल्व करते रहिए डेली बेसिस पे रोडो के प्रॉब्लम। तैयारी स्ट्रांग रखिए। बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।